आज ही क्लास में हम करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 9 को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं किसकी, हरियाणा सहायक आचार्य 2024 हिंदी साहित्य से। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने आपको 8 सेट करा दिए हैं। किस इकाई से? आपके काव्य शास्त्र से। ठीक है, तो अब तक हमने देखिए भारतीय काव्य शास्त्रियों के विषय में जाना, उनके संबंध में जो कथन थे, जो विचारधारा थे उनकी, ठीक है, जो पुस्तकें थी उससे संबंधित क्या है हमने यहाँ पर क्वेश्चन कराए। वहीं दूसरी ओर देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में अगर बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में हमने अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, इलियट, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, है ना, रिचर्ड्स के विषय में जाना। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या है, हम पाश्चात्य काव्य शास्त्री के विषय में ही बात करेंगे। इसके साथ ही देखिए जो कथन है महत्वपूर्ण क्या है हमारे इस प्रैक्टिस सीरीज में कि कथन को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा रहा है ना। तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके जो कथन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या है, कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना। जैसा कि मैंने इससे पहले जो क्लास कराई हुई है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि इलियट और रिचर्ड्स आलोचकों में आते हैं। ठीक है, ये महान आलोचक थे। अब देखिए इन्होंने क्या माना कि रिचर्ड्स जो है इन्होंने क्या माना कि आलोचना का मुख्य आधार क्या है, किसके हिसाब से, रिचर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं कल्पना, प्रकृति, मूल्य संप्रेषण या वस्तुनिष्ठता। तो देखिए जैसा मैंने कहा था जिस विद्वान की विचारधारा जैसी होगी वही उसके कथन में या सिद्धांत में दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कल्पना किससे संबंध रखती है, कोलरिज से, क्योंकि वो कल्पना को महत्व देते हैं। ठीक, वहीं बात करें हम प्रकृति, तो ये जोला जो प्राकृतवाद के हैं तो ये उससे संबंध रखती है। वहीं बात करें मूल्य संप्रेषण, तो कल ही आपने ये चीज पढ़ी होगी कि मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि रिचर्ड्स क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सी, है ना। तो रिचर्ड्स का मानना ये है कि आलोचना का जो मूल आधार है मूल्य और संप्रेषण। समझ आ रही है? ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थ मीमांसा के प्रवर्तक हैं। देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कैसे? अर्थ मीमांसा पूछ लिया या मूल्य मीमांसा पूछ लिया, ये सारी चीजें, तो इसमें भी कौन आएंगे आपके, रिचर्ड्स। ठीक है, हम ये चीज आपको इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अब आप ये सोचो कि अर्थ के कोई दूसरे होंगे, नहीं। ठीक है, इसलिए क्या है आप ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन देख लेते हैं, इलियट, रैनसम, क्रोचे या डेविड। तो बात करें न्यू क्रिटिसिज्म की, अगर आपने नई समीक्षा को पढ़ा होगा, ठीक है, नई समीक्षा के आलोचकों को पढ़ा होगा, जैसे नई समीक्षा के आलोचकों में कौन कौन आते हैं आपके, रैनसम आ जाते हैं, जैसे कौन आएंगे, रैनसम। ठीक है, दूसरे कौन आते हैं, ब्रुक्स आते हैं, या ब्लैकमर, है ना, या रॉबर्ट पेन राविन। ठीक, रॉबर्ट पेन राविन। ठीक है, तो ये जो विद्वान हैं किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपके नई समीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो जब बात नई समीक्षा की चल रही है तो न्यू क्रिटिसिज्म जो पुस्तक है तो किससे संबंध रखती है, आपके रैनसम से। याद रखेंगे, देखिए पुस्तकें पूछे जा रही हैं, है ना। अब भारतीय काव्य शास्त्रियों की पुस्तकें इतनी नहीं पूछी जा रही है, सिद्धांत इतने नहीं पूछे जा रहे जितने पाश्चात्य की पुस्तकें पूछी जा रही हैं। अब देखिए कंफ्यूजन हमें बुक में ही रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है शब्दों का और एक जैसी बुक लगती हैं, तो इसी चक्कर में क्या है गलत हो जाती हैं। जैसे कि आप इलियट की ले लीजिए या वर्ड्सवर्थ की रचना ले लीजिए, है ना, क्रोचे की, तो इन तीनों में देखिए कुछ रचनाएं एक ऐसी देखने को मिलती है उसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती है ना। तो इसके लिए क्या करना है हमें इनको रिवाइज करते रहना है टाइम पर। ठीक है, इससे क्या है हमारी मेमोरी में बनी रहेंगी। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, निषेधात्मक क्षमता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है कि निषेधात्मक क्षमता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके रैनसम, ब्रुक्स
कीट्स जोड़ा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जिन्होंने, जिस विद्वान ने निषेधात्मक क्षमता सिद्धांत को दिया, तो उनके विषय में यहाँ पर हमें बताना है। तो ऑप्शन आपने देख लिए, तो कौन है इसके? कीट्स। ठीक है, चलते हैं आगे। बिंबवाद के प्रवर्तक या अगुआ कौन है? देखिए आपको यहाँ पर दो चीज ध्यान में रखनी है कि किसी राइटर ने या विद्वान ने क्या है, बिंबवाद के, कोई तो मानता है एजरा पाउंड को, है ना, कोई मानता है फ्लिंट को। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर बिंबवाद के प्रवर्तक पूछे जाएं तो सबसे पहले एजरा पाउंड ही आपके बिंबवाद के प्रवर्तक हैं। इसके साथ ही देखिए फ्लिंट को भी क्या है, कुछ विद्वान बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, बिंबवाद का प्रवर्तक, तो ये चीज याद रखेंगे आप। ठीक है, चलते हैं आगे। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? ये तो बहुत ही सिंपल है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चीजें याद नहीं रहती। तो वहीं अगर हम बात करें कि मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक, तो आपने फ्रायड को तो पढ़ा होगा, ये सबसे बड़े मनोविश्लेषणवादी विद्वान रहे, है ना। इन्होंने ही क्या है, मनोविश्लेषण का सबसे पहले अध्ययन किया, है ना। ये सारी चीजें। एक और चीज यहाँ पर देखनी है, देखिए आप फ्लावर्ट का नाम देख रहे हैं, फ्लावर्ट। अब देखिए फ्लावर्ट ने भी क्या है, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कुत्सित यथार्थवाद का, यानी कि कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है आपके? फ्लावर्ट। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अगर पूछ लिया जाए कि फ्लावर्ट किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, वही बात करें जॉक देरिदा की, जैसा कि सी ऑप्शन दिया हुआ है कि जॉक देरिदा किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो जॉक देरिदा आपके विखंडन बाद के विद्वान हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है या लेखक की मृत्यु पर लेख किसने लिखा? सीधी सी बात है कि ये विचारधारा या ये कथन या इस पर लेख किसने लिखा? किसने लिखा है? ऑप्शन दिए हैं आपके, रोलावर्थ ने, लेवी ने, फ्रायर ने, जॉनसन ने। तो किसने लिखा है? ये रोलावर्थ ने। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक का अंत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिए आपके, लोएन ट्रिलिंग, जॉक देरिदा, मार्क्स हीगल। तो देखिए लेखक का अंत पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है आपके? लोएन ट्रिलिंग। ठीक है, एक चीज और हम आपको यहाँ पर बता दें, जैसे कि मार्क्स है, ठीक है, तो मार्क्स कौन है? ये कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स। तो जैसा कि इन्होंने भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो उस विषय में भी क्या है, हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इन्होंने किसका प्रतिपादन किया है? इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। ठीक, ये याद रखेंगे। वहीं बात करें हीगल की, तो देखिए हीगल के भी सिद्धांत को देख लेते हैं। हीगल ने द्वंद्ववाद का प्रतिपादन किया। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रवर्तन किया, वहीं जो हीगल हैं उन्होंने द्वंद्ववाद का प्रतिपादन किया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें भी देखिए कथन कहा गया है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, शैली ने, एजरा पाउंड ने, नीत्शे ने, एलन ने। तो सबसे पहली बात कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, तो ये किस विचारधारा के विद्वान हो सकते हैं, है ना, तो ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो बात करें अस्तित्ववाद की, तो अस्तित्ववादी जितने भी विद्वान हैं उन्होंने क्या है, ईश्वर की सत्ता को नकार दिया है। ठीक है, क्यों नकार दिया है? अगर ईश्वर होता तो ये जो कुकृत्य हो रहे हैं, समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, निम्न वर्ग पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो नहीं होते। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा है? नीत्शे ने। याद रखेंगे, चलते हैं आगे।
आचार्य शुक्ल ने किसे बिंबवाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जब मैंने लिखाया आपको क्वेश्चन कि बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है, तो एजरा पॉन्ड लिखाया था। इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कुछ विद्वानों ने कहा है फ्लिंट को भी प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे मिथ से है। तो शब्द ये है कि मिथ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि मिथ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अब देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि मिथ होते क्या चीज़ है ना। आप सुनते हुए होंगे मिथ, मिथक, है ना, दंत कथा, पुराव्रत, धर्म गाथा, पुरा कथा, ये सारी चीजें। तो देखिए जो मिथ होते हैं, यानी कि मिथ क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है। तो इसका हिंदी रूपांतरण क्या है मिथ का, मिथ हिंदी रूपांतरण इसका है मिथक। ठीक है, हिंदी रूपांतरण मिथक। तो देखिए मिथक वो कथाएं होती हैं जो पुरानी होती हैं, जैसा कि हम अपने दादी नानी से सुनते हैं कि ऐसे हुआ करता था, ये था वो था, देखा किसी ने नहीं है। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी कि ये ज़्यादा आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे, है ना, तो उनसे आपने ये चीज़ सुनी होगी कि ये व्यक्ति मर गया था और इसने जाके स्वर्ग में देखा, ठीक है, फिर वहाँ से लौट के आ गया, है ना। तो ये मिथ ही तो है, मिथ ही तो है। दूसरे ने बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, चौथे ने पांचवें को बताया। तो ये जो कथा है वो फैल सी गई है। ठीक है, तो ये होते हैं मिथ, यानी कि मुंह बोली कथाएं, दंत कथाएं, मुंह से बोली हुई कोई कथा, इसके कोई साक्ष्य नहीं होते हैं। ठीक है, इन कथाओं के साक्ष्य नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, साक्ष्य नहीं होते, इसीलिए क्या है, इन्हें दंत कथा कहते हैं, है ना, इन्हें दंत कथा कहते हैं या धर्म गाथा कहते हैं, पुरा कथा कहते हैं, ये सारी चीजें। देखिए कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, या लोक गाथा हम क्या लें, ठीक है, लोक गाथा कुछ तो हकीकत होती हैं, लेकिन अगर हम मिथक की बात करें कि मिथ क्या है, जरूरी नहीं वो सच ही हो, है ना, इसमें कोई पूरी प्रामाणिकता कोई नहीं दे सकता कि जो चीज़ें घटी होंगी, जिसमें कल्पना शक्ति अधिक होती है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताई कि एक व्यक्ति जब खत्म हो जाता है तो कोई कहता है कि इसे यमराज ले गए, है ना, स्वर्ग में उसने अप्सरा देखी, फिर उसे यमराज ने मार के भगा दिया। तो ये क्या है, मिथ ही तो है, मिथक ही तो है, इसके कोई साक्ष्य हैं क्या, नहीं है, है ना। अब ये क्वेश्चन पर आते हैं, मिथक समझ में आ गया आपको। सबसे पहले मिथ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ऑप्शन देख लीजिए, यूनानी, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी में शब्द तो ये खुद ही है मिथ, है ना, और मिथ को हिंदी में क्या कहा जाता है, मिथक, है ना। तो अब बात करें कि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो देखिए मिथ शब्द की उत्पत्ति आपके यूनानी से हुई है, और यूनानी में किस शब्द से हुई है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए ना, तो किससे हुई है, माइथोस, किससे हुई है, माइथोस से। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिए माइथोस का क्या अर्थ होता है, माइथोस का अर्थ क्या होता है कि अतर्कीय आख्यान, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया जो मिथक कथाएं होती हैं, दंत कथाएं होती हैं, इनके कोई साक्ष्य नहीं होते, ठीक है, तो इन पर तो ना हम तर्क कर सकते हैं ना वितर्क कर सकते हैं, ठीक है, बस सुन लेते हैं। ये कहानियां सच नहीं होती, किसी ने देखी नहीं है, इसीलिए क्या है इन्हें मिथक बोलते हैं, ठीक, ये सारी चीजें। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी समीक्षा में बिंब का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। तो ऑप्शन में देखिए जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध। तो किसने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग किया, तो किसमें किया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने अपने निबंध भाव या मनोविकार, भाव या मनोविकार में क्या है, बिंब का प्रयोग किया, ठीक है। तो इसकी संपादन डेट देख लेते हैं 1915, ठीक। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन से। पहले तो ये कि हिंदी साहित्य में या हिंदी समीक्षा में बिंब का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने। अब ये किस रचना में किया,
तो कौन सी विधा थी, तो विधा आपको पता चल गई कि किस किस विधा में किया था इन्होंने, निबंध में। ठीक है, अब निबंध कौन सा था, भाव या मनोविकार। तो भाव या मनोविकार का संपादन कार्य जो संपादित कब हुआ ये निबंध, तो कब हुआ, 1915 में, यानी कि संपादन या प्रकाशन कब हुआ ये यहाँ पर आपको पता चल गई। देखिए जो भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, ठीक है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चंस की अपनी प्रासंगिकता है। ठीक, इसीलिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं बार बार, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लीजिए किसी भी स्टेट का, या आप नेट का पेपर देख लीजिए, है ना, तो इन पोर्शन से क्या क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है कि ऐसे क्वेश्चन को ये क्या है, आपकी प्रैक्टिस सीरीज में कराया जाए, ताकि क्या है, आपका रिवीजन होता रहे, है ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मिथक को आदिम मनुष्य की यौन भावनाओं से किसने जोड़ा। यदि आपने फ्रायड को पढ़ा होगा, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया मनोविश्लेषणवादी थे, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन ही इन्होंने किया था। अगर आपने फ्रायड को पढ़ा होगा तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि जो फ्रायड की जो सिद्धांत है ना, जो उनकी विचारधारा है, वो कुंठित यौन भावना पर ही लिखी गई है। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। तो इन्होंने क्या है, मिथक को क्या है, आदिम मनुष्य की यौन भावना से जोड़ दिया है। ठीक, तो ये जो विचारधारा है वो किसकी है, फ्रायड की, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिथक की उत्पत्ति भाषा से हुई है। अब ये कथन किसने कहा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिथक की उत्पत्ति भाषा से हुई है, यह किसने कहा है, फ्रायड ने कहा है, युंग ने कहा है, जोला ने कहा है, या रस्किन ने कहा है। तो हमें इसमें ये बताना है कि मिथक की उत्पत्ति भाषा से हुई है। तो देखिए यहाँ पर बात करें कि ऑप्शन में क्या है आपकी, फ्रायड, युंग, जोला, मैक्स मुलर। ठीक है, तो आपके कौन से सही होंगे, मैक्स मुलर। तो देखिए मैक्स मुलर ने क्या कहा कि मिथक की उत्पत्ति क्या है, भाषा से हुई है। और इन्होंने एक चीज आप याद रखेंगे इसमें, और इन्होंने एक लाइन और बोली कि मिथक को इन्होंने क्या बोल दिया, मिथक को इन्होंने भाषा का रोग घोषित कर दिया, कि जो ये मिथक हैं ये भाषा को रोगी बना रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मिथक जो कथाएं हैं, ठीक है, मिथक क्या है, हम कोई भी कथा सुनते हैं, कोई भी कहानी सुनते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, है ना, तो उसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक, तो और उस पर हम लोग विश्वास भी कर लेते हैं, है ना। जो ये मिथ निकलते हैं, मिथक निकलते हैं, वो रूढ़ियों से निकलते हैं। ठीक, अब जैसा कि ये कहा जाता, जब सती प्रथा थी अपने देश में, तो उस समय क्या था, जब सती प्रथा चल रही थी तो लोगों के मिथ ये बन गए थे कि कोई स्त्री अगर अपनी पति की मृत्यु के बाद साथ में सती होगी तो उसे क्या है, स्वर्ग मिलेगा। देखा किसी ने नहीं देखा, बस ये था कि अब रूढ़ियों को एक परंपरा की तरह चलाते आए, अपनी कुत्सित मानसिकता को, है ना, कि जिंदा इंसान को ही जला डाला उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या है, ये रूढ़ियों से तो निकल के आया सब कुछ, है ना, ये रूढ़ियों से तो निकल के आया। तो देखिए कुछ परंपराएं अच्छी भी होती हैं, और जो रूढ़ियां होती हैं जो मनुष्य का ही शोषण करने लगे, जो मनुष्य की ही भक्षक बन जाएं, तो उनको छोड़ देना ही अच्छा है। ठीक है, तो जो मिथ हैं वो रूढ़ियों से ही बनकर आए हैं, आप सुनिए पर उन पर विश्वास मत कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिथक को प्रजातीय अवचेतन का आदिम बिंब किसने माना। देखिए मनोविश्लेषणवाद को आपने पढ़ा होगा, मनोविश्लेषणवाद में आपने फ्रायड को पढ़ लिया। अगर आपने युंग को पढ़ा होगा तो युंग देखिए अपनी जो उन्होंने मनोविश्लेषणवाद में जो अपनी विचारधारा दी, उन्होंने अवचेतन मन की थी। किसकी थी, अवचेतन मन की थी। ठीक है, तो इन्होंने भी देखिए अपनी जो विचारधारा जिससे जोड़ी है उसी को क्या है, इन्होंने मिथक से जोड़ दिया कि मिथक क्या अवचेतन है। ठीक है, यानी कि जो मिथक है उसको उन्होंने प्रजातीय अवचेतन का आदिम बिंब माना है। तो इसके ऑप्शन क्या ठीक होगा आपका, युंग। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं, तो हम आपको रोज प्रैक्टिस सीरीज में क्या है 15-15 क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आप पर ज़्यादा लोड ना पड़े, है ना। आप ना तो इतने कम करा रहे हैं ना इतने ज़्यादा,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इससे क्या आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएंगी, दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आज की क्लास में क्या है, हमने काव्य शास्त्र संबंध में कुछ विद्वानों के मतों को देखा, किसी के कथन को देखा, पुस्तकों को देखा, तो ये सारी चीज़ें। अब अगली जो क्लास आएगी उसमें भी क्या है, हम काव्य शास्त्र के क्वेश्चन ही कराएंगे। 1-2 क्लास में क्या आपकी काव्य शास्त्र यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्या है, हम नई यूनिट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यदि आपकी इस प्रैक्टिस सीरीज से कोई हेल्प हो रही है, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उस पर भी लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।